मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। हम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। पहली जो अपनी क्लास थी उसके अंदर अध्ययन किया हमने कि राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा क्या है, स्वरूप, उसके लक्षण, मान्यताएं और इसके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। आज हम अपनी इस क्लास में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो डेविड स्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था का जो सिद्धांत है और उस सिद्धांत को आगत निर्गत विश्लेषण सिद्धांत कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम उसे समझेंगे कि डेविड स्टन हमें क्या कहना चाहते हैं। जो राजनीतिक विज्ञान में व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग करने वाले विद्वानों में सबसे पहला जो नाम लिया जाता है वो डेविड स्टन का है। सन 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स सिस्टम में डेविड स्टन ने राजनीति विज्ञान में एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत निर्माण का विचार प्रस्तुत किया। डेविड स्टन के अनुसार राजनीति व्यवस्था अंतः क्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों को निर्गत में बदला जाता है, और राजनीतिक व्यवस्था संस्थाओं और प्रक्रियाओं का एक जटिल समूह है जो समाज के भीतर आधिकारिक मूल्यों का विनियोजन करती है। राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके अधिकारपूर्ण निर्णय के परिणामों का समाज के लिए बहुत महत्व है और इन परिणामों को निर्गत कहा जाता है। जो किसी भी व्यवस्था को जीवित रखने के लिए आवश्यक है कि उसमें निरंतर निवेश यानी कि इनपुट होता रहे, और निवेश के बिना कोई भी व्यवस्था कार्य नहीं कर सकती है। निर्गत के बिना उसके कार्यों को जाना नहीं जा सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि राजनीतिक व्यवस्था में जो क्रियाएं होती हैं, जो अंतः क्रियाएं होती हैं, जो चलती रहती हैं, उनमें जब तक हम किसी कारण, परिणाम या निवेश को ना जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम उस राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और डेविड स्टन अपने राजनीतिक जो सिद्धांत है, उनका जो प्रतिमान है आगत निर्गत का विश्लेषण, उसमें वो हमें यही समझाने का प्रयास करते हैं। डेविड स्टन ने इसमें कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे निवेश कार्य। निवेश से तात्पर्य है मांग तथा समर्थन से है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के सम्मुख पर्यावरण द्वारा कुछ मांगे रखी जाती हैं। इन मांगों के पीछे करने वाले का समर्थन होता है, जो राजनीतिक व्यवस्था के निर्णय लेने वालों का ध्यान उन मांगों की ओर आकर्षित करता है। अर्थात इसमें तीन चीज़ें हैं: डिमांड, जो मांगे हैं, फिर उनका समर्थन, और उन समर्थन या मांगों के पीछे कौन है जो कार्य कर रहा है और उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो ये समर्थन राजनीतिक व्यवस्था को विभिन्न प्रकार की मांगों से निपटने की शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसे जनता का कितना समर्थन प्राप्त होगा और कितना समर्थन प्राप्त नहीं होगा। यह समर्थन उसकी मांगों की पूर्ति को क्षमता पर निर्भर करता है। मांगों का जन्म सामाजिक पर्यावरण में होता है। इस प्रकार सामाजिक पर्यावरण संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर अपना प्रभाव डालता है। समर्थन, मांगों की वैधता, व्यवस्था की क्षमता तथा स्थायित्व को समझने में यह जो चीज़ें हैं वो आवश्यक होती हैं और सहायक भी होती हैं। मांगों, अब दूसरा जो है इसका विश्लेषण का जो प्रतिमान है वो है मांगे। मांगों के द्वारा किसी वस्तु के प्राधिकार आवंटन के लिए उन लोगों से जो कि इसको करने के लिए उत्तरदायी है कहा जाता है। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मांगों की श्रेणी उनको व्यक्त करने वाले लोगों तथा उनके उद्देश्यों पर निर्भर करती है कि मांगों की अपनी एक निर्दिष्ट दिशा है, उसका बहाव सत्ता की ओर होता है। मांगें स्पष्ट रूप से किधर कार्य कर रही होती हैं, ये भी जानने का प्रयास किया जाता है। अस्पष्ट, संकीर्ण, विशिष्ट, सामान्य, अति महत्वपूर्ण, व्यक्तिगत, जनहित संबंधी कुछ भी मांगे हो सकती हैं। और जो तीसरा है वो है समर्थन। राजनीतिक व्यवस्था को अपने कार्यों के करने के लिए या उनको निष्पादित करने के लिए किसी न किसी की समर्थन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना समर्थन के मांगों का कोई औचित्य नज़र नहीं आता है, न उनका कोई औचित्य रह जाता है। समर्थन ही ऐसा बल है जो अधिकारियों का ध्यान मांगों की ओर आकर्षित करता है। इसलिए बिना समर्थन के शासन में स्थिरता नहीं आ पाती है और इसके कार्यों को अच्छे से करना संभव नहीं हो पाता है। निर्गत कार्य, निर्गत निवेश के रूपांतरण के बाद प्राप्त होता है। निवेश के रूप में मांगों को समर्थन द्वारा सूत्रबद्ध करके व्यवस्था के सामने निर्णय लेने के लिए रख दिया जाता है, और राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न प्रकार के निवेश पर निर्णय लेती है। निर्गत व्यक्तियों द्वारा रखी गई मांगों पर राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय है। जो मांगे की जाती हैं
व्यक्तियों के द्वारा उन मांगों पर कैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी, कैसे निर्णय लिया जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है। पुनर्निवेश यानी कि फीडबैक। निर्गत का उद्देश्य सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। व्यवस्था के निर्गत से सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हुई या नहीं हुई, जनता की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है, इस संबंध में जो भी सूचनाएं अधिकारियों के पास आती हैं उन्हें पुनर्निवेश यानी कि फीडबैक कहते हैं। अर्थात जो कार्य किए जा रहे हैं व्यवस्था के द्वारा, उनके कार्यों के बारे में क्या जनता सोच रही है, समझ रही है, क्या कहना चाहती है, इन सब की जानकारी जो अधिकारियों तक पहुंचती है और उसके आधार पर वे उनका मांगों का समर्थन करते हैं, फिर उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। ये सब चीज़ें निवेशन के द्वारा ही संभव हो सकती हैं, नहीं तो नहीं हो पाती हैं। इसके द्वारा संपादित कार्य की प्रक्रिया से राजनीतिक कार्यों का चक्र जो है वो संचालित होता रहता है। पर्यावरण। अनेक अन्य उपव्यवस्थाएं जैसे आर्थिक, धार्मिक आदि के तहत राजनीतिक व्यवस्था भी संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में एक उपव्यवस्था की भूमिका जो है उसे निभाती है, अदा करती है। इसके परिवेश से आंशिक रूप से सहयोगिनी उपव्यवस्थाओं का बोध होता है, जिन्हें आंतरिक सामाजिक पर्यावरण की संज्ञा दी गई है। आंतरिक सामाजिक पर्यावरण को देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था वातावरण, जैविक तत्व तथा समाज की पद्धतियों द्वारा प्रभावित होती है। कहने का अर्थ यह है कि जो समाज की जो व्यवस्था है वह अन्य व्यवस्थाओं को किस प्रकार से प्रभावित करती है और प्रभावित होती है, यह इन पद्धतियों पर डिपेंड करता है। डेविड स्टन के सामान्य व्यवस्था सिद्धांत या निवेश निर्गत विश्लेषण ने पुनर्निवेशन जैसी धारणाओं को शामिल करके अपने आप को एक गतिशील सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है, जो कि चलायमान सिद्धांत है। इसने तुलनात्मक विश्लेषण को एक नई दृष्टि प्रदान की है। ये जो सिद्धांत है इसका डेविड स्टन का जो व्यवस्था का आगत निर्गत विश्लेषण का जो सिद्धांत है, आलोचकों के द्वारा इसमें कमियां भी निकाली गई हैं और इसके कुछ गुण भी हैं जिन्हें हम इस प्रकार से देख सकते हैं। यह राजनीतिक व्यवस्था को निरंतर बनाए रखने के साथ साथ उसकी परिवर्तनशीलता और गतिशीलता को बनाए रखता है। यह विश्लेषण से सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था और पर्यावरण में निरंतर संबंध कैसे बनाए रखा जाता है, ये भी संभव हो सकता है। यह राजनीति विज्ञान को स्पष्ट एवं सुविचारित संरचनाएं एवं संकल्पनाएं भी प्रदान करता है, लेकिन इसकी कुछ कमजोरियां भी हैं। इसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो अस्पष्ट हैं, विशेषकर प्राकृतिक विज्ञानों से ली गई हैं और परिणाम स्वरूप उन शब्दों के गलत अर्थ लगा लिए गए हैं तथा इनके अर्थों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। इस विश्लेषण की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वह ये है कि इसने अपने आप को राजनीतिक व्यवस्था से संबद्ध सदस्यों से जोड़ लिया है, जिससे जन तथा समूह एवं उससे जुड़ी घटनाओं के अध्ययन की उपेक्षा की गई है। आलोचकों का कहना है कि आगत निर्गत विश्लेषण में पुनर्निवेश की जो अवधारणा है वो बनावटी है, दिखावटी है, उसका कोई जो अस्तित्व है वो नज़र नहीं आता है। विलियम रॉस एसबी का कहना है कि व्यवस्था के दो हिस्सों में अंतः संबंध सहज होते हैं और उन्हें पुनर्निवेश की अवधारणा के बिना भी सरलता से समझा जा सकता है। यदि व्यवस्था के हिस्से अनेक हैं तो उनके अंतः संबंध इतने जटिल होंगे कि उनको पुनर्निवेश उन्हें समझने में सक्षम नहीं हो पाएगा। अतः व्यवस्था के अनेक हिस्सों की स्थिति में यह अवधारणा जटिल बन जाती है तथा इस विश्लेषण का केंद्रीय विषय राजनीतिक व्यवस्था का बने रहना, उसका रूपांतरण और नियमन भी है। जो ये विश्लेषण वस्तुतः आकस्मिक और परिवर्तनशील दिखाई देता है। राजनीतिक व्यवस्था का डेविड स्टन का जो ये सिद्धांत है जो उन्होंने प्रतिपादित किया है, आगत निर्गत विश्लेषण, यह सिद्धांत उनका सबसे पहला और अग्रणी और नया सिद्धांत है जो इन्होंने सामाजिक व्यवस्था के रूप में प्रतिपादित किया है। इसका अपना महत्व है और इसे कुछ भागों में बांटा गया है, जिसे एक सारणी के द्वारा उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया है। पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, निवेश, मांगे, समर्थन, सांस्कृतिक पर्यावरण, परिवर्तन और पुनर्निवेश। उसके बाद वे कहते हैं कि आर्थिक पर्यावरण, निर्गत, आधिकारिक निर्णय, भौतिक पर्यावरण आदि। तो इस प्रकार से एक समय सारणी के आधार पर या एक सूचना उसके आधार पर उन्होंने हमें इसे समझाने का प्रयास किया है।